The procedure for delivering load deformation relationship for axial loaded member was also discussed. In this chapter, we will study about torsion by loads that tend to twist the member about their longitudinal centroidal axis. यानी कि ये टॉर्जन किस तरह से प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कॉलम है या कोई भी एक शाफ्ट है, वो एक साइड से फिक्स है, तो दूसरी साइड से जब भी आप उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें ट्विस्टिंग पैदा होगी। ट्विस्टिंग कौन से एक्सिस पे? अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि जो लेंथ वाला एक्सिस है ना, जो एक तो उसका सर्कुलर डाया होगा या रेक्टेंगुलर जिस भी शेप की होगी, और एक लेंथ होगी, तो लेंथ के अलोंग जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसमें वो एंगल ऑफ ट्विस्ट पैदा होगा, तो टॉर्जन क्रिएट होगी। Torsion refers to the twisting of a structural member that is loaded by coupled torque. टॉर्क हमने देखा था, टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स जो भी बॉडी को ना सिर्फ मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, बल्कि उसको टेंड टू रोटेट, रोटेट भी कर सकती है। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। लोडेड बाय कपल, कपल हमने देखा था कि टू इक्वल फोर्सेस बट उनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी, तो तब कपल प्रोड्यूस होगा। So, torsion refer to the twisting of a structural member that is loaded by coupled torque that produces rotation about the member longitudinal axis. ये आप देखें जिस तरह से स्क्रू, कोई भी एक नट या वो नट इसमें टाइट करें तो ये स्क्रू घूम रहा है, ठीक है, तो इधर कौन सी फोर्स क्रिएट हो रही है? यहाँ पे टॉर्जन क्रिएट हो रही है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे टॉर्जन क्रिएट हो रही है। Couples that produces twisting of a bar are called torques, twisting couple या twisting movements, different names हैं। In many engineering applications, members are required to carry torsion loads. बहुत सारी इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है जिसमें टॉर्जन लोड मेंबर्स को कैरी करना होता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स में हमारे जो एक्सेल्स होते हैं या प्रोपेलर शाफ्ट होती हैं, स्टीयरिंग के जो रोड है या ड्रिल बिट है, तो इन सब में कौन से हमारी स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं? टॉर्जन जनरेट होता है। वी आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन लोड और टॉर्क्स। अच्छा, अब देखें एक एग्जांपल देखें। कंसीडर अ टरबाइन जनरेटर सिस्टम। इसमें क्या है? एक साइड पे जनरेटर है और एक साइड पे टरबाइन है, और इनको आपस में किससे कनेक्ट किया गया है? कपलिंग लगा के शाफ्ट से। शाफ्ट रोटेट होगी, कनेक्ट की हुई है उस जनरेटर से। अब आप देखें जरा, ये नीचे वाला जो इसमें पिक्चर है इसका व्यू देखें। जो मोटर के अंदर जो कॉइलिंग है उसकी डायरेक्शन देखें कि वो किस तरह से वो मूव कर रही है। एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसका नेक्स्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो तभी टॉर्जन क्रिएट होगी। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे तो टॉर्जन ही क्रिएट होगी। अब शाफ्ट के इस साइड पे एंड पे देखें कि जहाँ पे मेरा एरो शो कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे। अब ये इसकी मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज है और इसके अगेंस्ट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो फिर तो टॉर्जन ही क्रिएट हो सकता है। टरबाइन एक्सर्ट टॉर्क टी ऑन द शाफ्ट। टरबाइन क्या करेगा? टॉर्क, शाफ्ट पे टॉर्क एक्सर्ट करेगा, फिर शाफ्ट ट्रांसमिट करेगी टॉर्क इसमें, जनरेटर में, और जनरेटर क्या क्रिएट करेगा? इक्वल और अपोजिट टॉर्क करेगा, जिससे हम फर्दर वर्क आउट। अच्छा, net of the internal shearing stresses is an internal torque equal to the opposite of the applied torque. अच्छा, शेयरिंग स्ट्रेसेस के बारे में हमने देखा था कि इक्वल समझ फोर्सेस। नहीं आई जी, ये पिछले वाले 3.1 की समझ नहीं आई सर। अच्छा मैं दोबारा बता। इसमें क्या किया गया? इसमें सिर्फ एक आपको एक कॉन्सेप्ट कन्वे करने की कोशिश की गई है कि टॉर्जन किस तरह से क्रिएट होता है बॉडीज के अंदर। तो यहाँ पे एक सेटअप लगाया गया, उसमें हमारे जनरेटर और टरबाइन को कनेक्ट किया गया है आपस में शाफ्ट के थ्रू। तो आप वो बता रहे हैं कि टरबाइन टॉर्क जो है सबसे पहले हम किस में क्रिएट हो रहा है? शाफ्ट पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है सर ये टॉर्जन क्या चीज होती है? ये किस खसूसियत के लिए इस्तेमाल होती है टॉर्जन? जी जी। टॉर्जन इसके
इसकी खसूसियत कोई नहीं है, मतलब ये एक नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन कहीं पे ये ज़रूरी भी है। मिसाल के तौर पे आप अगर वॉल में स्क्रू टाइट कर रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है, तो अगर उसमें दोनों अगर टॉर्जन नहीं होगी तो आप उसमें स्क्रू टाइट नहीं कर सकते या पेच टाइट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि अगर दो चीज़ें हमारी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। हमारा अगर हमने कोई वर्क परफॉर्म करना है, जिस तरह अभी जनरेटर है और साथ में इसके शाफ्ट कनेक्ट की गई हुई है और टरबाइन, तो हम चाह रहे हैं कि ये मूव हो। तो अगर ये सारी एक ही डायरेक्शन में मूव होंगी तो हमारा वर्क नहीं हो सकता। अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ही हमारा वर्क होगा। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगी, एक साइड से रिस्ट्रिक्शन आएगी एक शाफ्ट को, तो वहां पे टॉर्जन क्रिएट होगी, टॉर्जन। ये स्ट्रेस की एक टाइप है। ये इसकी मैं आपको ना आगे पिक्चर दिखाऊंगा। ये देखें, ये वाली पिक्चर आपको नजर आ रही है। ये इधर ये बार से कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इसको आप जरा से यूं जी ट्विस्ट सर। करेंगे ना, तो इसमें टॉर्जन क्रिएट होगी। ये इसको आप एक साइड से आप और दूसरी साइड से डाउन, यानी इसको आप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टॉर्जन क्रिएट होगी। ये स्ट्रेस की टाइप है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में आपको जो इशू हुआ, फिर आपने मुझे एंटर बताया। शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो है वो अप्लाई होती हैं बॉडी के पे और उसको ब्रेक करती हैं एक पॉइंट से। रगड़, शेयरिंग का बेसिक मकसद क्या है उर्दू में अगर हम कहें तो रगड़। रगड़ की वजह से जो उनकी बॉडी रिमूव होती है, दो पीसेस में अलग होती है, शेयर स्ट्रेस की वजह से। नेट ऑफ द इंटरनल शेयरिंग स्ट्रेसेस इज एन इंटरनल टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क। टॉर्क जो है जितना अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके जो जनरेट होगा अपोजिट वो उतना इक्वल होगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे कोई फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है या कोई हीट लॉसेस नहीं है तो तब, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लॉसेस होते हैं हमारे मशीनरी में, फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से, क्योंकि जहाँ भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो रियल लाइफ में इस तरह नहीं होता। हम जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें उसमें हम अजम्पशंस करते हैं कुछ, तो हम इंजीनियरिंग अजम्पशंस कर रहे हैं तो इस वजह से हमारा टॉर्क इक्वल आएगा। although the net torque due to the shearing stress is known as distribution of the stress is not। अब ये हमने क्या किया कि इस पूरे बार में से ना एक छोटा सा पीस निकाल लिया और फिर हमने देखा कि इस पे किस तरह से फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ये हमने इधर से इसको कट किया, इस बार को हमने कट किया और देखा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ये देखें, अब ये इसमें इस तरह से अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट 90 डिग्री परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से इसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होती है। अच्छा, distribution of shearing stresses is statically indeterminate, must consider shaft deformation. Unlike the normal stress due to axial load, the distribution of shearing stresses due to torsion load cannot be assumed uniform। यानी कि स्ट्रेसेस जितनी भी होंगी वो वैसे यूनिफॉर्म होती तो नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेसेस होती हैं। लेकिन हम ये सर एज्यूम कर, स्टैटिकली जी, इंटरडिमेंट, ये स्टैटिकली का क्या इसमें मतलब आया है सर? हाँ, स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है कि बिल्कुल जब बॉडी रेस्ट पे होती है और फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारी होगी स्टैटिक बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल एक कार है, रेस्ट पे है, हम देख रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल टायर से फोर्स अप्लाई हो रही है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी है स्टैटिक बॉडी। और डायनेमिक बॉडी क्या है कि बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जांपल कार मूव कर रही है और अब हम देख रहे हैं कि इस पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, तो उस पे एयर रेजिस्टेंस होगी, सामने से जो एयर आ रही है, और फ्रिक्शन भी होगी, साथ में बॉडी का वेट भी होगा, तो ये डिफरेंट फोर्सेस होंगी। स्टैटिक का बेसिकली मीनिंग है रेस्ट पे बॉडी को ऑब्जर्व करना, और डायनेमिक का मतलब है कि बॉडी जब मोशन में होगी तो फिर हम उसको स्टडी करेंगे उस पे डिफरेंट फोर्सेस कौन सी अप्लाई हो रही हैं। और इनडिटर्मिनेट मतलब हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते डिटर्मिनेट, और स्टैटिकली डिटर्मिनेट मींस कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, जितनी इसमें फोर्सेस अप्लाई होंगी उतनी रिएक्शंस हैं। Unlike the normal stresses due to axial load, the distribution of shearing stresses due to the torsion load cannot be assumed uniform। टॉर्जन से जितनी भी स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं वो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो ये यूनिफॉर्म नहीं है।
अच्छा, एक्सियल शेयरिंग कंपोनेंट। अब आप ये देखिए, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का एक्सिस ये, ठीक है ये। तो क्या किया, टॉर्क अप्लाइड टू द शाफ्ट प्रोड्यूसेस शेयरिंग स्ट्रेसेस। जो टॉर्क अप्लाइड हो रहा है शाफ्ट टू, उससे कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, शेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस के परपेंडिकुलर ये है ना, तो यहाँ पे कौन सी हमारी शेयर फोर्स, ये हमारा एक्सिस है शाफ्ट का, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस होंगी, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगी शाफ्ट के परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ इक्वल स्ट्रेसेस ऑन द फेस ऑफ द टू प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये अगर इसका एक्सिस करें तो इसका परपेंडिकुलर ये आता है, तो यहाँ पे हमारी शेयर स्ट्रेसेस जनरेट है। The existence of the axial shear component is demonstrated by considering a shaft made up of axial slats. ये एक शाफ्ट है और इसमें हमने कहा कि ये axial slats, इसमें छोटे छोटे हमने पीसेस लिए और उनको पिन अप किया, ज्वाइन किया। The slats slide with respect to each other when equal and opposite torque are applied. अब ये देखें, ये इस फिगर में स्लाइड हो रहे हैं जब इक्वल और अपोजिट फोर्स, अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो फिर नहीं क्रिएट होगा, फोर्स इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो तब हमारे पास ये देखें क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये ट्विस्टिंग क्रिएट हो रही है। अच्छा, from the observation the angle of twist of the shaft is proportional to the applied torque to the shaft length, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट और हमारा जो है वो शाफ्ट की लेंथ के बीच में या फिर हमारा जो है वो टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या कि एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ शाफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क, जितना टॉर्क अप्लाई होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, जितना कम टॉर्क अप्लाई होगा उतना कम एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, और लेंथ के भी जितनी ज्यादा होगी उतना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा। ये देखें, ये अगर फिक्स है और ये अगर इस साइड पे रोटेट हो रही है तो उस साइड पे बॉडी मोड़ी, तो ये एंगल है। अगर थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा लेंथ होगी या ज्यादा टॉर्क होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा। When subjected to torsion, every cross section of a circular shaft remain plane perpendicular to the axis and undisturbed. यही बता रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन जो है हमारा वो सर्कुलर शाफ्ट का वो प्लेन ही रहेगा, ये प्लेन ही है, ये अपनी जगह पे प्लेन ही, सिर्फ इसकी शेप चेंज होती है और वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये देखें, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए hollow and solid circular shaft remain plane and undistorted because the circular shaft is axis symmetric. जो सर्कुलर शाफ्ट होती है वो उसकी एक्सिस सिमेट्री होती है, यानी वो अपने एक्सिस के गिर्द सिमेट्रिक होती है, शेप उसकी एक जैसी होती है। तो इस वजह से होलो और सॉलिड, होलो और सॉलिड में क्या फर्क है, होलो अंदर से खाली होता है, ये सॉलिड। बोल लो सर। जी होलो सर खाली होता है। जी, होलो और सॉलिड जो सर्कुलर शाफ्ट है हमारी वो प्लेन रहेंगी और अनडिस्टॉर्टेड रहेंगी, बिकॉज सर्कुलर शाफ्ट जो है वो एक्सिस सिमेट्रिक होती है। Cross section of non-circular, non-axis symmetric shafts such as spear shaft are distorted when subjected to torsion. ये जो है जो नॉन एक्सिस होगा या रेक्टेंगुलर सेक्शन की होगी, ये देखें आप, ये पता कैसे लगता है, उसके फेस से पता लगता है। ये फेस सर्कुलर है ना, तो ये सर्कुलर शाफ्ट है। ये रेक्टेंगुलर फेस है, आगे से मुंह इसका रेक्टेंगुलर है, तो ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट है। तो ये एक्सिस सिमेट्री भी नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, यानी इनमें प्लेन नहीं रहेगा, इनमें वो अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, शाफ्ट या प्लेन नहीं रहेगी ड्यू टू टॉर्जन। अच्छा चलिए, मुझे आप ये बताएं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये जितने भी जिनमें ऑयल का ट्रांसफर हो रहा होता है, ऑयल का या पेट्रोल का, ये जो शेल के टैंक्स होते हैं, ये सर्कुलर ही क्यों होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं होते? ये आप जब भी देखेंगे तो इनको सर्कुलर शेप होती है, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होती, इसकी क्या वजह है? सर सर्कुलर शेप वाले प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और रेक्टेंगुलर इनके एजेस पे कमजोर होते हैं। हाँ गुड। बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया उसमें हमारा क्या होगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा ना, एरिया कम हो जाएगा। तो जब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इनवर्स रिलेशन है, एरिया जितना कम होगा वहां पे स्ट्रेस इतनी ज्यादा होगी।
तो जितने भी रेक्टेंगुलर सेक्शन होते हैं वहाँ पे जो उनके शार्प एजेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, तो वहाँ पे बहुत खतरा होता है कि हमारे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा प्रेशर अप्लाई होने के बाद, स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद। तो इसीलिए हमेशा सर्कुलर रखा जाता है। सर्कुलर में ऐसी कोई, क्योंकि शार्प एजेस नहीं होते, सर्कुलर शेप होती है, तो उससे हमारा ये सेफ होता है। अच्छा, शेयरिंग स्ट्रेन डिफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर शाफ्ट में किस तरह से होती है, और अब हम उसमें देखने लगे कि शेयरिंग स्ट्रेन कब आएगी, जब शेयरिंग स्ट्रेस होगी। स्ट्रेन तभी आती है हमेशा जब स्ट्रेस अप्लाई होता है। कंसीडर एन इंटीरियर सेक्शन ऑफ द शाफ्ट यानी एक अंदर वाला हिस्सा कंसीडर करें। एज अ टॉर्जन लोड इज अप्लाइड, टॉर्जन लोड कैसे अप्लाई होगा, इसको घुमाया तो टॉर्जन लोड आ गया इसमें। एन एलिमेंट ऑफ द इंटरनल सिलेंडर रिफॉर्म्ड इनटू ए रोम्बस, कह रहे हैं कि देखें रोम्बस ये शेप है ना, शेप जिस तरह रेक्टेंगुलर एक शेप होती है और सर्कुलर एक शेप होती है, इसी तरह रोम्बस भी एक शेप है। तो वो बता रहे हैं कि जब आप उस पर टॉर्जन लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास अंदर उसके रोम्बस शेप बन जाएगी। सिंस द एंड ऑफ द एलिमेंट रिमेन प्लेनर द शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ शिफ्ट। लेकिन एंड वाले जो हैं, ये देखें ना, एंड वाले एलिमेंट जो हैं वो प्लेन है, तो इस ये शेयरिंग स्ट्रेन हमेशा बराबर होगी एंगल ऑफ ट्विस्ट की। आर्क लेंथ, अभी इसमें देखें ये जो आर्क लेंथ है इसमें उन्होंने ए डैश फ्रॉम ट्राइंगल ए बी इसको, अच्छा मैं आपको ना थोड़ा लिख के बाद में बताऊंगा, प्रूव करूंगा, क्योंकि ये इधर वो डायग्राम में सही शो नहीं हो रहा। शेयरिंग स्ट्रेन का आप